ठीक है बच्चों, इसमें कुछ थोड़ा सा प्रॉब्लम आ गया था टेक्निकल एंड की वजह से, और मैं वहीं से शुरू कर रहा हूँ। जो हमारी चर्चा हुई है कि इसमें जो शीत युद्ध वाली बात चल रही थी, अमेरिका और रसिया के बीच शक्ति संतुलन को लेकर आपस में एक दूसरे के खिलाफ आरोप प्रत्यारोप की जो नीति चल रही थी, इसी में क्या हुआ कि जो विभिन्न विश्व के राष्ट्र थे जो शक्ति संपन्न होना चाहते थे या किसी एक शक्ति का साथ देना चाहते थे, उन्होंने क्या किया कि कुछ राष्ट्र जो थे वो भारत की अमेरिका की तरफ शामिल हो गए और कुछ राष्ट्र थे वो रसिया की तरफ हो गए, जिसमें पाकिस्तान आपका अमेरिका की तरफ हो गया, ब्रिटेन वगैरह और ये तमाम देश थे वो अमेरिका की तरफ हो गए, और इसमें से कुछ राष्ट्र आपके रूस की तरफ हो गए। लेकिन इन सब के बावजूद विश्व में कुछ ऐसे देश भी थे जो इन सभी स्थितियों से दूर रहना चाहते थे और अपना स्वयं का एक संगठन बनाकर अर्थव्यवस्था के माध्यम से अपने आप को आगे लाना चाहते थे या अपनी स्थिति को मजबूत करना चाहते थे, क्योंकि अब तक 2 विश्व युद्ध लड़े जा चुके थे और अब दुनिया में ये जान लगने लगा था कि युद्ध किसी भी समस्या का समाधान नहीं है, और जो राष्ट्र युद्ध में पड़े वो या तो बर्बाद हो गए या उनकी अर्थव्यवस्था बिल्कुल नगण्य हो गई। तो इसी उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए कुछ राष्ट्र जो किसी भी न रसिया के साथ और न अमेरिका के साथ शामिल होना चाहते थे, इन्होंने एक ऐसा संगठन बनाया जिसको नाम के नाम से जाना जाता है, अर्थात जिसको गुट निरपेक्ष आंदोलन के नाम से जाना जाता है। गुट निरपेक्ष आंदोलन एक ऐसा आंदोलन था, इनका कहना यह था कि हम सब किसी के गुट में नहीं हैं, हमारा अपना स्वयं का ऐसा एक संगठन बनेगा जो किसी भी गुट में शामिल नहीं होगा, अर्थात हमारे गुट में जो लोग शामिल होंगे या हमारे गुट में जो देश शामिल होंगे वो किसी गुट के नहीं होंगे, न अमेरिका के साथ खड़े होंगे न रसिया के साथ खड़े होंगे, अर्थात हम युद्ध से दूर रहना चाहते हैं। तो इन्होंने कहा कि हम जो आपके गुट बने हुए हैं अमेरिका और रसिया, इन दोनों गुटों से हमारे साथ हमारा जो संबंध होगा एक जैसा होगा, अर्थात निरपेक्षता का होगा, और इसीलिए इन जो संगठन थे इन संगठनों को जो नया संगठन बना उसको गुट निरपेक्ष आंदोलन के नाम से जाना गया। इसका अंग्रेजी में हम नाम कहते हैं, इसका मतलब होता है नॉन अलायंस्ड मूवमेंट। इसकी स्थापना द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात 1955 में इसका स्थापना का प्रयास शुरू कर दिया गया और 1950 के दशक के अंत में यूगोस्लाविया में अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में गुट निरपेक्ष राजनीतिक पहचान की स्थापना में रुचि प्रदर्शित की गई, और इसी रुचि के माध्यम से ये प्रयास 1961 में बेलग्रेड, जो उस समय जिसकी राजधानी यूगोस्लाविया थी, 25 गुट निरपेक्ष देशों के राष्ट्राध्यक्षों के प्रथम सम्मेलन होने तक जारी रही। गुट निरपेक्ष आंदोलन की जो स्थापना 1950 के दशक में क्या हुआ था कि 1950 के दशक में नए देशों के व्यक्तित्व प्रयासों को समन्वित करने की प्रक्रिया प्रारंभ हुई, और इसी उद्देश्य को पूरा करने के लिए इसका पहला सम्मेलन जो था वो 1955 में बाडुंग में हुआ, जो इंडोनेशिया का एक शहर था, और इसको अफ्रीकी एशियाई सम्मेलन कहा जाता है। इसमें 6 अफ्रीकी देशों सहित 29 देशों ने भाग लिया था। इसके पश्चात ये प्रयास चलता रहा और 1961 में बेलग्रेड में 25 गुट निरपेक्ष देशों ने मिलकर के हिस्सा लिया, और इस सम्मेलन में यूगोस्लाविया के जो राष्ट्रपति थे जिनका नाम मार्शल टिटो की पहल पर यह सम्मेलन आयोजित किया गया, जिन्होंने शस्त्रों की बढ़ती हुई होड़ से तत्कालीन सोवियत संघ और संयुक्त राज्य अमेरिका के मध्य युद्ध छिड़ सकने की आशंका व्यक्त की, और ऐसे समय में बेलग्रेड सम्मेलन में भाग लेने वाले अधिकतर देश एशिया और अफ्रीकी महाद्वीप के थे।
ये वो देश थे जो एशिया और अफ्रीकी महाद्वीप थे। इनकी विचारधाराएं क्या थी कि हम ऐसे सम्मेलन में हम ऐसा एक संगठन तैयार कर रहे हैं, ना अमेरिका की तरफ हो और ना हम रसिया की तरफ, हम गुटनिरपेक्ष हैं। और इसका पहला जो प्रयास है वो 1955 में बेलग्रेड सम्मेलन में शुरू हुआ। उसके बाद दूसरा इसका सम्मेलन कहाँ हुआ? 29 देशों का 1961 में यूगोस्लाविया। उसके पश्चात इसके गुटनिरपेक्ष सम्मेलन जो हुआ उसकी कुछ विशेषताएं थी। ये थी कि गुटनिरपेक्ष स्वतंत्र और विदेशी नीति का निर्धारण करेंगे, यह विकासशील नीतियों का अनुसरण करेंगे, इसकी मुख्य विशेषता शांति और सद्भावना की नीति का विस्तार करना होगी और संयुक्त राष्ट्र के कार्यों में सहयोगात्मक रवैया अपनाएंगे। ठीक है, कुल मिलाके ऐसा ये सम्मेलन था जिससे किसी भी देश का कोई मतलब पक्ष नहीं लेना था और सभी का सहयोग करते हुए सकारात्मक भूमिका निभाते हुए एक विकास की बात करना, सद्भावना की बात करना, इस प्रकार का इस सम्मेलन का मंतव्य था या ये इसका सिद्धांत था। इसके बाद पंचशील के सिद्धांतों का प्रतिपादन अगर देखा जाए तो 29 अप्रैल 1954 को तिब्बत के संबंध में भारत और चीन के बीच हुए एक समझौते में किया गया था पंचशील सिद्धांत। 20 जून 1954 को चीन के प्रधानमंत्री चाउ एन लाई तथा भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पंचशील के सिद्धांतों को मूर्त रूप देने का प्रयास किया। इसके उपरांत एशिया के प्राय सभी देशों ने पंचशील के सिद्धांतों को स्वीकार किया। अप्रैल 1955 में बाडुंग में, इंडोनेशिया का शहर बाडुंग सम्मेलन में पंचशील के इन सिद्धांतों को पुनः विस्तृत रूप दिया गया और बाडुंग सम्मेलन के बाद विश्व के अधिसंख्य राष्ट्रों ने पंचशील सिद्धांत को मान्यता दी। उसमें आस्था प्रकट की कि पंचशील के सिद्धांत, अब क्वेश्चन बन सकता है, क्या था क्वेश्चन में कि नाम क्या है? नाम की अगर फुल फॉर्म पूछे तो नॉन अलाइंस्ड ALIGNED अलाइंस्ड मूवमेंट, जिसको हम गुटनिरपेक्ष आंदोलन के नाम से जानते हैं। इसका जो पहला सम्मेलन हुआ था 1955 बाडुंग में हुआ था, जो इंडोनेशिया का शहर है। इसके बाद बड़े स्तर पर इसका जो सम्मेलन हुआ इंडोनेशिया के शहर पे यूगोस्लाविया में हुआ। कहां पर हुआ? यूगोस्लाविया 1961 में। ठीक है, तो ये और सम्मेलन में अफ्रीकी और एशिया महाद्वीप के देश थे। ये एक ऐसा सम्मेलन था जो अमेरिका और रसिया दोनों ही देशों के धुरी राष्ट्रों से अलग रहकर कार्य करना चाहता था। इसका कार्य था संयुक्त राष्ट्र को सद्भावना के तहत कार्य करना, विकास की बात करना, किसी भी युद्ध जैसे पक्षपाती राष्ट्र से दूर रहना। पंचशील सिद्धांत की स्थापना में चीन के जो राष्ट्रपति थे उस समय, चीन के प्रधानमंत्री चाउ एन लाई और भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने मिलकर के अप्रैल 1955 में बाडुंग में पंचशील सिद्धांत की स्थापना की। इसके भी वही सिद्धांत थे, अनाक्रमण या एक दूसरे देश पर आक्रमण न करना। पंचशील सिद्धांत में क्या था कि बिना किसी कारण के कोई भी देश किसी देश के ऊपर आक्रमण नहीं करेगा, एक दूसरे के प्रादेशिक अखंडता और सर्वोच्चता की सत्ता को पारस्परिक सम्मान देना, प्रत्येक देश की अपना अपना स्वाभिमान है और दोनों ही देशों के स्वाभिमान को मानना स्वीकार करना होगा और किसी भी कोई भी राष्ट्र किसी भी स्तर पर दूसरे राष्ट्र को नुकसान नहीं पहुंचाएगा, एक दूसरे के आंतरिक मामलों में कोई हस्तक्षेप नहीं करेगा। पंचशील सिद्धांत समझौता था, शांतिपूर्ण सह अस्तित्व के सिद्धांत को स्वीकार करेगा। ये पंचशील सिद्धांत की बात थी। ठीक है, तो इससे क्या हुआ कि जो राष्ट्र थे वो अपने अपने गरिमा की बात करते थे और अपने अपने को स्वाभिमानी और गौरवमयी महसूस करने लगे। तो ये नाम और पंचशील सिद्धांत की बात हो गई और संयुक्त राष्ट्र के बारे में हम पहले ही आपको बता चुके हैं। अब अगर वास्तव में देखा जाए जो आपका टॉपिक है वो क्या है? नेक्स्ट, गरीबी।
भारतीय अर्थव्यवस्था की कुछ विशेषताएं। भारतीय अर्थव्यवस्था की अगर विशेषताओं की बात करें तो भारतीय अर्थव्यवस्था कैसी व्यवस्था है? दो प्रकार की व्यवस्थाएं होती हैं अर्थव्यवस्था, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था और साम्यवादी अर्थव्यवस्था। और भारत में कौन सी व्यवस्था अपनाई गई है? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था और साम्यवादी दोनों को मिलाकर के मिश्रित अर्थव्यवस्था। भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाया गया है। अब भारतीय अर्थव्यवस्था की विशेषताओं की अगर बात की जाती है, प्रमुख चुनौतियां क्या है? प्रमुख चुनौतियों की अगर बात की जाए, क्वेश्चन बने कि भारतीय अर्थव्यवस्था की प्रमुख चुनौतियों की बात कीजिए, तो सबसे बड़ी चुनौती बेरोजगारी, गरीबी, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और भ्रष्टाचार को खत्म करना, ये आप लिख सकते हो। आज भी भारत की लगभग 30% से ज्यादा आबादी गरीबी रेखा से नीचे है। APL, BPL, अंत्योदय इसी का प्रमाण है। एवरेज, औसत, BPL बिलो पॉवर्टी लाइन, गरीबी रेखा से नीचे, अंत्योदय अत्यंत गरीब मतलब निम्न कोटि की। अब गरीबी के अर्थ की अगर बात की जाए, समय समय पर बहुत से लोगों ने, विभिन्न अर्थशास्त्रियों ने अलग अलग परिभाषाएं दी हैं। गरीबी को ऐसे रूप में परिभाषित किया जा सकता है जहां एक व्यक्ति जीवन के लिए अत्यावश्यक आधारभूत आवश्यकताओं को पूरा करने में असक्षम है। इन आधारभूत आवश्यकताओं में जैसे गरीब कौन है? अगर वास्तविक रूप से पूछा जाए गरीब कौन है, तो गरीब कौन? जिसके पास रोटी, कपड़ा और मकान जैसी स्थिति नहीं है, संसाधन नहीं है, तो वो आदमी गरीब है। या दूसरे शब्दों में गरीब हम उस व्यक्ति को कह सकते हैं जो रोजमर्रा की आवश्यकताओं की पूर्ति करने में असमर्थ है, असक्षम है। इसी प्रकार रेवर के अनुसार निर्धनता का तात्पर्य संपत्ति तथा सामग्रियों के अर्थ में अपेक्षाकृत निम्न जीवन स्तर से है। भारत में गरीबी के बहुत से कारण हैं। बढ़ती जनसंख्या, घटता क्षेत्रफल, जनसंख्या घनत्व, बेरोजगारी की बढ़ती दर, शिक्षा का स्तर, भ्रष्टाचार गरीबी के समस्या के महत्वपूर्ण कारणों में से हैं। सामाजिक कारण भी इसके हो सकते हैं, संयुक्त परिवार, जाति व्यवस्था। आर्थिक कारण की अगर हम बात करें, उद्योगों का असंतुलित विकास होना, जनसंख्या की वृद्धि, कुछ राजनीतिक कारण भी हैं। अब गरीबी उन्मूलन के लिए जो योजना चलाई गई हैं उनमें PDS प्रणाली, सार्वजनिक वितरण प्रणाली, जैसे कोटा, डीलर, राशन कार्ड वाले होते हैं, तो इसको हम PDS प्रणाली के नाम से जानते हैं। सरकार गरीब लोगों को राशन देती है, मुफ्त में राशन देती है, कम पैसे पर राशन देती है। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, मनरेगा, जो बहुत ज़्यादा लोग गरीब हैं उनको 100 दिन का वेतन था, अब 180 दिन का वेतन मिलना अनिवार्य है। राष्ट्रीय सुरक्षा बीमा, स्वास्थ्य बीमा, जो गरीब लोग हैं उनका राष्ट्र की तरफ से स्वास्थ्य बीमा भी होता है। ठीक है, तो ये सभी जो कार्य हैं वो भारत सरकार के द्वारा गरीबी को दूर करने के लिए किए जाते हैं। जनसंख्या आप लोग जानते हो कि जनसंख्या घनत्व किसको कहते हैं? प्रति 1 वर्ग किलोमीटर में निवास करने वाले लोगों के जो जनसंख्या होती है उसको जनसंख्या घनत्व कहते हैं। और जब जनसंख्या घनत्व ज़्यादा बढ़ जाता है तो खेती करने योग्य भूमि, रहने के योग्य भूमि, वृक्षारोपण के लिए भूमि कम हो जाती है और इससे हम जनसंख्या विस्फोट के नाम से भी जानते हैं। तो ये भारतीय राष्ट्रीय जनसंख्या नीति पर विभिन्न समय पर पंचवर्षीय योजनाओं के माध्यम से प्रत्येक 10 वर्ष के पश्चात राष्ट्रीय जनसंख्या नीति
की घोषणा की जाती है या जनसंख्या के बारे में हमें डाटा प्राप्त होता है। जैसे कि अभी तक जो जनसंख्या चल रही है उसमें जनसंख्या जो जनगणना है वो कौन सी है, 2010। अब 2021 में नई जनगणना प्रारंभ होगी और इसी जनगणना के माध्यम से हम या भारत सरकार विभिन्न लोगों के जीवन स्तर में विकास का कार्य करती है कि किस क्षेत्र के लोग पिछड़े हुए हैं, किस क्षेत्र में विकास हो गया है, कौन सा क्षेत्र कृषि क्षेत्र में पिछड़ा हुआ है, कौन से क्षेत्रों में उद्योग धंधों का विकास होना है, कहाँ पर शिक्षा, ये सभी जनसंख्या आंकड़ों के आधार पर ही भारत सरकार समय समय पर नई नई योजनाएं लाती रहती है और ये आर्थिक समीक्षा या राष्ट्रीय जनसंख्या नीति के अंतर्गत ये सारे कार्य किए जाते हैं। तो ये बच्चों हमने आपको नाम का गुटनिरपेक्ष आंदोलन, पंचशील सिद्धांत, जनसंख्या घनत्व, जनसंख्या नीति के बारे में हमने चर्चा की और इसी में से जो क्वेश्चन है वो बन सकते हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट जो रह गया है थोड़ा बहुत उस पर चर्चा करेंगे। बेरोजगारी भी आप जानते हो, उच्च जनसंख्या बेरोजगारी कारण हो सकते हैं। उच्च जनसंख्या वृद्धि, आर्थिक विकास की अपर्याप्त दर, कृषि के अतिरिक्त अन्य क्रियाओं में रोजगार पर ध्यान देना, मौसमी रोजगार, संयुक्त परिवार प्रणाली, भारतीय विश्वविद्यालयों से बढ़ती हुई स्नातकों की संख्या, उद्योगों का धीमा विकास, अनुपयुक्त तकनीकी। भारत में अगर बेरोजगारी की बात की जाए तो इसके बहुत से कारण हैं। भारत में ऐच्छिक बेरोजगारी, अनैच्छिक बेरोजगारी, संरचनात्मक बेरोजगारी, अल्प बेरोजगारी, छिपी बेरोजगारी या प्रच्छन्न बेरोजगारी के अंतर्गत मात्रात्मक और गुणात्मक बेरोजगारी, शिक्षित बेरोजगारी, मौसमी बेरोजगारी, ये बहुत से ऐसे रीजन हैं जो बेरोजगारी के कारण के रूप में जाने जाते हैं। और इसी के तहत भारत सरकार ने बेरोजगारी और गरीबी को दूर करने के लिए कई योजनाएं चलाई हैं, जिनमें स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना 1997, स्वर्ण जयंती ग्राम रोजगार योजना अप्रैल 1999, राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन 1991-92, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन ये भी 2012 से 17 से लगभग चल रहा है, 2011 में स्थापित हुआ। और प्रधानमंत्री रोजगार सृजन योजना के अंतर्गत गरीबों का और बेरोजगारों का लगातार विकास किया जा रहा है। और इसी के तहत महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार मिशन फरवरी 2006 और अप्रैल 2005 में ये स्थापित हुआ। उसके बाद फरवरी 2006 में आंध्र प्रदेश में इसकी स्थापना वो शुरुआत हुई। तो इस तरीके से आपको ये कुछ योजनाएं और हमने ये गरीबी, जनसंख्या और बेरोजगारी के बारे में बताया। ये इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं, आप इसको देख लेना और इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक को हम आगे चर्चा करेंगे। ठीक है बच्चों, थैंक यू।